दुनिया जलेगी, तुझमें कोई कमी नहीं है, तुझमें कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरी कामयाबी आने से दुनिया डरेगी। जी हां, जो अगली शख्सियत हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम का लास्ट सेशन होगा, उनके बारे में ये पंक्तियां मैंने पढ़ी और वो इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल फर्श से शुरुआत की और एक कुशल कारीगर होने के साथ उन्होंने शुरुआत की और आज की तारीख में दो कंपनियों के प्रबंध निदेशक के तौर पर वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस भोजपुर में न सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, यहां के जिले वालों के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को नौकरी भी दे रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं श्री पंकज कुमार प्रभाकर जी का। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं सूरज स्टील फैक्ट्री और साथ ही साथ पंकज फर्नीचर के। बहुत बहुत स्वागत पंकज कुमार जी। पंकज जी, 20 साल पहले आपने शुरुआत की, अपने काम की, और जो आपके पास हुनर था वो ये था कि जो फर्नीचर है उसको रिपेयर करना, उसको बनाना, और आज की तारीख में दो कंपनीज के आप एमडी हैं। ये अपने आप में एक तरह से कहें कि सक्सेस स्टोरी है, एक कहानी है जिसको जानने के बाद हम सबको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे आप उड़ान भर सकते हैं अगर आपके पंख मजबूत हों तो। सर्वप्रथम जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें बुलाया, मंच दिया। और मेरा एक बहुत शुरू से ही मेरा एक ही सोच था रविंद्र जी, मोर वर्क पर वर्क। हम छोटे से भी कोई काम को पूरा विधिवत उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते थे। हमारे पास कोई पूंजी उंजी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, तो ऑफिसेज में जो रिपेयर वर्क है वहाँ से हमारी शुरुआत होती थी। बैंक्स में, स्कूल्स में, ऐसे जगहों में हम जाते थे जहाँ पे हमको अगर ऑर्डर दे दिया जाए तो उतना कैपिटल मेरे पास नहीं था कि हम वो चीज़ बना के और परचेज करके तुरंत ला दें। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये रिपेयर कर दीजिए, तो उतना मेरे हाथ में भी थोड़ा सा ये था, भगवान का दया, सरस्वती का, और हम और लोगों से मिलकर जॉब वर्क करवा के ये काम कर लेते थे। तो ऐसे करते करते मेरे से लोग जुड़ते गए। जो कॉन्टैक्ट्स जिनको हमने सर्विस दिया था पहले, वो लोग मेरे कॉन्टैक्ट को रखते गए और मेरे से आगे भी काम लेते गए फर्नीचर के रिगार्डिंग। तो भगवान का दया है। बात अगर करें कि जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ता गया और जाहिर तौर पर चाहे स्टील फैक्ट्री के तौर पर अगर हम देखें या फिर आपके पंकज फर्नीचर के नाम से जो आपका ब्रांड है, आपकी कंपनी है, उसमें भी आप आगे कार्य कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर देखें तो न सिर्फ जो एंड यूजर हैं, जो इस्तेमाल करने वाले जो ग्राहक हैं, वो इंडिविजुअल होंगे, डोमेस्टिक होंगे, घर के ग्राहक होंगे, बल्कि एक तरह से कहें कि अलग अलग विभागों में, अलग अलग संस्थाओं में भी आप अपना सामान देते होंगे, भेजते होंगे। तो उस दौरान आपके कारोबार में किस तरह की अड़चनें आती हैं और ये 2 साल जो कोरोना के रहे उसने क्या सबक सिखाया? जी, ये तो सबों के लिए बहुत कष्टदायी समय था, लेकिन मेरे लिए तो इसलिए ज़्यादा था कि मेरी कम पूंजी होते हुए भी हम लोगों ने पहले स्टील का फर्नीचर का वर्क शुरू किया था, सूरज स्टील के नाम से किया। जब हमने वो फर्नीचर, वुडन फर्नीचर में और सोफ़ा, पलंग ये बनाने लगे तो हम लोग पंकज फर्नीचर के नाम से बनाए। तो सारे जो मेरे स्टाफ थे वो करीब करीब 20 से 25 स्टाफ, और जो जॉब वर्क वाले थे हमारे, वो तो घर पे बैठ गए थे। तो उन दिनों में ऐसा होता था कि मेरे को यही लग रहा था कि जब इन लोगों की मेहनत का हर एक पैसा मेरे को मिलता है तो इनको बैठा के भी इनको कुछ किया जाए, इनके लिए सोचा जाए। तो एक दिन मीटिंग करके हमने सारे स्टाफ्स को ये कहा 23 मार्च को कि सब गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया है, अगर तुम कोई स्टाफ रोड पे दिखोगे तो उस दिन का तनख्वाह तुम्हारा काट दिया जाएगा और तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित घर पे रहोगे, अपने बच्चों को सुरक्षित रखोगे, तो वो सारा पैसा तुम 30वां दिन आओ, अपना सैलरी ले जाओ। और ये जो मजबूती मेरे अंदर आई, मेरा जो दृढ़ संकल्प था कि इनको भी लेके चलना है। मेरे जो गोडाउन वाले हैं, जो मेरा रेंट का गोडाउन है, जो पूरा का पूरा, वो 2 साल में जो हम लोगों ने एक मेहनत करके और एक जुनून करके उसको दिया है, यही वो लेबर है कि हमको वापस ये चुका देंगे, इतना विश्वास है। अच्छा, आपने अपने वर्कर्स से कहा कि सड़क पर मत निकलिएगा क्योंकि फिर कोरोना का डर है, इस वजह से अगर सड़क पे उतरे तो उस दिन की आपकी सैलरी कट जाएगी, लेकिन फिर आप ही ने उनको सड़क पर उतार दिया जब
कोरोना से जूझ रहा था हमारा देश, हमारा प्रदेश, सिलेंडर्स की दिक्कत हो या और बाकी तरह के साजो सामान की समस्या हो, आप क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं, लगातार योगदान देते हैं, तो उस लिहाज से आपने वर्कफोर्स को, अपने स्टाफ को आपने इस नेक काम में लगा दिया? सर ऐसा है कि हम रोटरी क्लब के उन दिनों प्रेसिडेंट थे, और जब क्राइसिस हुआ, ऑक्सीजन का किल्लत हुआ यहाँ, तो हम लोगों ने 14 सिलेंडर मंगवाया अपने यहाँ, और मेरे 5-6 सेलेक्टेड स्टाफ्स को, जो मेरे पे पूरा रात के 12 बजे भी तैयार रहते थे, उन लोगों को बुला के, और हमने ये कहा कि किसी को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत हो तो उनको ज़रूर से ज़रूर पहुंचाया जाए। और इसमें लगातार हम लोग रात में 10 बजे, कोई ऐसा भी दिन आता था जब 2-2 कैजुअलिटी हो गई और 2 सिलेंडर मेरे पास वापस आया। अब ये लगता था, मेरे स्टाफ कहते थे कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन परिवार में भी थोड़ी मजबूरी रहती थी। लेकिन ये हमारे लिए एक दृढ़ संकल्प था कि अगर समाज हमको कुछ दे रहा है तो हमें भी समाज के लिए बहुत कुछ करना है। एक कारोबारी को, चाहे वो भोजपुर में काम करता हो या बिहार के किसी और जिले में काम करता हो, उसको क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जिले स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर, या फिर अगर हम प्रदेश या हम केंद्र सरकार की अगर बात करें, क्योंकि जीएसटी को लेकर काफ़ी बातें कही जाती हैं, खरीदी की जो प्रक्रिया है उसको लेकर बहुत सारी बातें आती हैं, तो उस लिहाज से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सुझाव हैं आपके जो दिक्कतें दूर हो सकें? सर, बिजनेस करना एक चैलेंज है, और डेडिकेटेड लोग ही इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर जरा सा भी शंका है कि कर पाएंगे कि नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। लेबर से लेके ऐसी मजबूरियां आती है, लेबर से लेके रॉ मटेरियल से लेके सेल्स तक। अगर आप स्टॉक ज़्यादा रखे हैं तो बेचने का दिक्कत है, बेचने के लिए डर रहे हैं, परेशान हैं। जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप इसलिए परेशान है कि रॉ मटेरियल आए कहाँ से। सर, मैं पानी पीना चाहता हूँ, सॉरी जी। अभी मैं पानी आपके लिए उपलब्ध यहाँ पर ज़रूर कराता हूँ, और जी प्लीज़ सर को पानी। मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ही ज्वलंत हो जाता है किसी कारोबारी के लिए जो काम करता है, और उस कारोबारी के लिए अपने जो स्टाफ है जिसको परिवार मानकर चलता है, उनका भी पालन पोषण करना है, उनका भी देखरेख करना है, और अपने व्यापार को भी एक अलग आयाम पर ले जाना है। तो उसकी भी बहुत सारी अपेक्षाएं यहाँ पर विभागों से या सरकार से होती है, तो उसी का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। मैं चाहूँगा उस पर आगे आप रोशनी डालें। जी। सबसे ज़्यादा परेशानी माल बेचने का है। अगर आप बना लेते हैं तो आपको माल बेचने के लिए मार्केट ढूंढना है। भगवान का दया है, टचवुड, मेरे पास 60% मार्केट से रैक्स के हैं। हम जितना भी माल बना पाते हैं, पूरा का पूरा माल मेरा बिक जाता है। ये लोगों का भरोसा है। मेरी दुकान अंदर गली में है, फिर भी लोग मेरे पास पहुंचते हैं और पूरे विश्वास के साथ मेरा माल खरीदते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज एक ठेला वाला से लेके एक रिक्शा वाला तक जानता है कि सूरज स्टील क्या माल बनाता है और कंपेयर में दूसरे क्या बनाते हैं। तो इसका एडवांटेज तो हमको मिलता ही मिलता है। सॉरी। चुनौती आपने बताया सूरज जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक चुनौती है, और आपको पूरे परिवार जैसा है उसके साथ ही आगे बढ़ना है। और जिस तरह से कारोबार आप आगे यहाँ पर भोजपुर में लेकर गए हैं, और भोजपुर में जैसा मैं भी अलग अलग बाजार में घूम रहा था, जा रहा था, तो मुझे भी जानकारी मिली कि जो आपकी तरफ से जो आपके हुनरमंद और तमाम जो श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। समाज के क्षेत्र में भी आप सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहें कि दुखती रग है किसी भी कारोबारी के लिए कि सहयोग और साथ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका दर्द और आपका जो दुख है वो जाहिर तौर पर आपकी जबान से बाहर आए, ताकि जो भी लोग सुन रहे हैं पता चल सके कि अगर हम आत्मनिर्भरता की कल्पना करनी है तो तमाम कारोबारियों को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो सही तरीके से आप बात रखेंगे तो दूर तक जाएगी, और यकीन मानिए कि हम लगातार इस तरह के सवालों और बातों को उठाते हैं। प्लीज सर, मैं अपने देखने वाले लोग, आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो डिटर्मिनेशन चाहिए व्यापार में, जो डिटर्मिनेशन चाहिए, पहले तो वो डिटरमाइंड होना होगा, जैसे हम लोग हैं। और आगे गवर्नमेंट से बहुत सा हेल्प कहा जाता है, मिलता नहीं है ऐसा नहीं है,
लाइन बाय लाइन 2500 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, लोग बताते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। उसका एक बेनिफिट नहीं मिल पाता है एंटरप्रेन्योर्स को। जो टेंडर्स होते हैं या इन जगहों पे लोकल एंटरप्रेन्योर्स को भी गोदरेज जैसे बड़े ब्रांड से लड़ाया जाता है, और उस कंपेयर में हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो क्वालिटी के हिसाब से तो हमारी लड़ाई चलती ही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी पूरी तरह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए आपने 25% का प्रोडक्शन पर रखा हुआ है कि हमको कोई भी माल 25% खरीदना है, तो क्या ये खरीदारी हो रही है कि नहीं। इस बात पर शासन प्रशासन को जरूर ध्यान रखना है कि आपने जो क्राइटेरिया हम छोटे व्यापारियों के लिए लागू किया है, क्या वो 100% लागू हो रहा है कि नहीं, या सिर्फ कानून बनाने से ही ये कंप्लीट हो। मैं जो समझ पा रहा हूं आपकी बात वो ये है कि अगर आप बाजार में जाते हैं और तमाम अपने जो प्रतिद्वंदी हैं मार्केट में उनको अगर आप compete करते हैं, तो फिर ये योजनाएं एक बड़ी मछली है या छोटी मछली है, सबके लिए एक जैसी होती है। तो योजनाओं का जो खाका है वो भी देश की स्तर पर, राज्य के स्तर पर और जिले के स्तर पर बनाई जानी चाहिए, जिससे ज्यादा चीजें जो है सुलभ हो सके। मैं क्या सही समझ रहा हूं कि आप इस पर बिल्कुल आप मेरी बात को बता दिए जो मैं कहना चाहता था। और अभी आज के जो आफ्टर कोरोना का जो हालात है, उसमें व्यापारियों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, ऑनलाइन वाले हावी होते रह गए और इस तरह का और भी होता रह गया, तो दो ही लोग बचेंगे, या मॉल वाले या उनमें काम करने वाले। बीच में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए अभी नर्सिंग की जरूरत है हम छोटे व्यापारियों को। और मेरा राय होगा देखने वालों से भी कि व्यापार को जीवित रखना है, बाजार को जीवित रखना है, तो आपको बाजार पे ही डिपेंड होना पड़ेगा और उसी व्यापार बाजार में आके ही खरीदारी करें, जिससे छोटे व्यापारियों का भी लाभ हो सके। आप पानी पीजिए, मैं इतने अपना अगला सवाल रखता हूं कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पंकज कुमार प्रभाकर जी की तरफ से सामाजिक कार्यों को भी किया जाता है। लगातार कोरोना के दौरान इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ काम किया, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी निकल कर सामने आई कि जो इनका सामान होता है, जो प्रोडक्ट्स होता है, इनके अंदर देशभक्ति की भावना तो हर हिंदुस्तानी में होती है, लेकिन उसको डिलीवर हम कितना कर पाते हैं। पंकज कुमार प्रभाकर जी, जो अगर कोई सामान खरीदा जाता है, उस खरीदने के बाद फिर उसका जो भाड़ा लगता है, अगर रिक्शे में जा रहा है या ट्रक में जा रहा है, अगर हमारे फौजी भाई होते हैं, फौजियों का परिवार होता है, तो उसमें वो किराए नहीं लेते हैं लाने ले जाने का। इसी तरह से जो भी हाल फिलहाल में अभी यहाँ पर एक्सपो भी भोजपुर में लगा हुआ है, वहाँ पर भी उन्होंने खासतौर पर जो निम्न स्तर के कमाई के हिसाब से अगर हम देखें परिवार, उनकी बेटियों के दहेज को हम यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरह से प्रेरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेटियों की शादी के लिए सामान की भी एक पूरी पैकेज की व्यवस्था यहाँ पर उनकी तरफ से की जाती रही है। तो इन दोनों को भी मैं समझना चाहूँगा। तो कहा तो यही जाता है कि जो व्यापारी होता है वो उसके सामने तो बस लाभ और मुनाफा ही वो देखता है कि कितना रोकड़ा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर आप इस तरह से नुकसान क्यों उठाते हैं, या फिर कहें कि नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप पे क्यों काम करते हैं। फौजियों की बात करें और जो पूरा कंप्लीट पैकेज जो आप देते हैं बेटियों की शादी के लिए सही दाम पर। सर, फौज के लोगों को मेरा एक रिस्पेक्ट है उनके प्रति कि वो अगर बॉर्डर पे देश की सेवा रक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ घर पे भी उनका रक्षा करने वाला कोई होना चाहिए। उस संदर्भ में मैं जितना भी हो सकता है फौजी के लोगों के परिवार के लिए मेरी पूरी ये रहती है। उनके शादियों में मैं खुद जाता हूँ, सामान का कोई भाड़ा नहीं लगता है, कभी पैसे आए कभी नहीं आए, लेकिन मेरे से फ़ायदा लेके उनकी शादियां हो जाती हैं। इसमें मैं रहता हूं। इसका ये फ़ायदा होता है, उल्टा मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो मेरे पे डिपेंड हो जाते हैं। वो बॉर्डर से फ़ोन करते हैं कि मेरे यहाँ ये भिजवा दीजिए, जब मैं आऊँगा तो पैसा दूंगा। तो इतना विश्वास बना हुआ है फौजियों के लिए मेरे फॉर्म को लेके, मेरे इसको लेके। दूसरा कि मेरे ख़ानदानों से सभी लोगों का, मैंने 3-4 पीढ़ियों से तो समाज सेवा है। हमारे मैंने दादाजी के पापा जी से समाज सेवा चला आ रहा है। तो मनु राम जी उनका नाम था, वो और सूरज बाबू मेरे दादाजी एक ही बेटा थे। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाबू अगर ऐसा है तो एक ही बेटे हो, तुम जाके और वंचितों का मदद करो, तुम चमार टोली से जाके समाज सेवा की शुरुआत करो। और आप यकीन मानिए सर कि मेरे दादाजी जीवन तक
उनकी आखिरी दिन तक भी वो चमारटोली के ही जो वार्ड कमिश्नर रहे। मेरे पापा जी जीवन भर समाज सेवा करते रहे। ये मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए मैंने ऐसा ऐसा पैक बनाया हुआ है कि शादियों में 10 जगह किसी को घूमना नहीं पड़े, एक ही जगह आएंगे तो उनको सारी चीज़ों का व्यवस्था मैं तोशक रजिया तकिया रजाई पर्दे से लेके पलंग मच्छरदानी, ये आपका सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, अलमीरा, सब कुछ एक बहुत कम अमाउंट 75,000 90,000 में सारा कुछ दे देता हूँ, बिटिया का सारा सामान। आखिर में खालिस बात एक कारोबार को लेकर अगर की जाए तो प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, एमएसएमई पर बहुत जोर है और यही है कि अगर एमएसएमई के जरिए हम अपने देश को, अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपके नजरिए से एमएसएमई को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए, प्रदेश की तरक्की में, देश में विकास में योगदान देने के लिए क्या कुछ सुविधा दी जानी चाहिए? उनकी कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए सरकारों को? सर आज सवाल इसी में आप सम अपनी सारी बातें कर सकते हैं। आज हम जहां भी हैं, जो जिस ऊंचाई पर हैं, उसमें तो एमएसएमई का बहुत सहयोग है। एमएसएमई के लोगों के द्वारा ही मतलब हमको प्रमोट किया गया और अभी हमारी हो रही है। कहीं कहीं इसको जिला प्रशासन, डीडीसी साहब भी बैठे हुए हैं, कहीं कहीं जिला प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से उसको बैक थ्रू में नहीं लेता है कि आपका कितना काम होगा। आपने जो खरीदारी किया वो 25% एमएसएमई के लोगों से लिया कि नहीं लिया, या जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं, इन सभी को देखते हुए तो थोड़ा सा और सहयोग का आवश्यकता है। थोड़े की ज़रूरत है। इससे हम लोग और बहुत मजबूत होके उतरेंगे। और एमएसएमई का जो आने वाला कार्यक्रम सब है, जैसे पोर्टल है या और सभी चीज़ है, उसमें थोड़ा सा और कंसीडर किया जाए। केंद्र सरकार का भी ये है कि अभी चूहा से हाथी लड़ाने जैसा वो पोर्टल बना रखे हैं, उसमें L1 होता है, कहीं का कोई होता है। साहब यहाँ का सामान मद्रास ले जाके भी हम दे सकते हैं अगर मेरा L1 है तो, लेकिन हम L1 होंगे कैसे? बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें लगी हुई हैं। तो अभी नर्सिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा, जहाँ हूँ, जिस ऊंचाई, मतलब आप लोग ऊंचाई की बात, जहाँ हूँ, जिस लेवल पे हूँ, एमएसएमई और जनता का भरपूर सहयोग है, मेरा मेहनत है, लेकिन चाहता हूँ कि उसमें और सहयोग दिया जाए। इन्हीं बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन बहुत पाना बाकी है और इस बहुत पाने के लिए बहुत मेहनत करनी ज़रूरी है, बहुत सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ पर पंकज जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी सारी बातें रखी और जाहिर तौर पर चूंकि जब आदमी दिल से बोलता है तो फिर उसकी भावनाएं भी बाहर निकल कर आ जाती हैं और इसी लिहाज से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक प्रेरणा जाहिर तौर पर उन लोगों को भी मिली होगी कि अगर पंकज प्रभाकर जी इस तरह से अपने दम पर काम आगे कर सकते हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वो समाज के हर तबके के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, हम अपने अनस्किल्ड वर्कर को स्किल्ड बनाते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर को ज़्यादा स्किल्ड बनाते हैं, तो सेवा तो सर हम सोते जागते हम लोग का मतलब ये हो गया। पंकज, एक बार बहुत धन्यवाद आप सभी का और GTV का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी ब्रेक इस प्रोग्राम का मैं यहां पर ले रहा हूं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो विधिवत तौर पर जैसा हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ समापन करते हैं, लेकिन एक और रंग और एक और रूप मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा यहां के प्रशासनिक अधिकारी का, किस तरह से वो न सिर्फ यहां जिले की योजनाओं को सरकार की तरफ से जो बनाई जा रही हैं उनको अमलीजामा पहना रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी है। हम बात DDC साहब की कर रहे हैं, पासवान साहब की कर रहे हैं, जो कि एक और हुनर रखते हैं। उनकी संगीत से, उनकी गायकी से भी आपको रूबरू कराएंगे, तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद